कुछ छोटे मोटे फिल्मी कलाकार, सामाजिक कार्यकर्ता और नेताओं ने ये कहते हुए अपने वीडियो और पोस्ट अपलोड किए हैं कि वो नहीं चाहते कि सोनम वांगचुक की ऐसे ही भूख हड़ताल करते हुए जान चली जाए। इसमें हमारा मानना ये है कि इस देश में कोई नहीं चाहता कि सोनम वांगचुक की जान चली जाए, लेकिन सोनम वांगचुक की जान सिर्फ एक ही व्यक्ति बचा सकता है और वो है कॉकरोच जनता पार्टी का अध्यक्ष अभिजीत दीपके, इस पार्टी का फाउंडर। वो हमारे भाई साहब है, मेरे नाम राशि हैं। आज ऐसी खतरनाक स्टेटमेंट वो दे रहे हैं। एक तो उन्होंने कवर नहीं किया। आज जब उनको लगा कि सोनम सर की तबीयत ज़्यादा खराब है और देश में उबाल आने लगा, तो पापा जी ने बोला उनको, पापा जी ने कहा कि पुत्र क्या कर रहे हो आप ऐसे खाली चुप नहीं बैठ सकते। कह रहे जी हम तो जा ही नहीं रहे वहाँ पे जंतर मंतर पे। बोला जी आप जा नहीं रहे हो पुत्र, लेकिन यहाँ बैठ के कुछ बनाओ अपनी तरीके से। तो पापा जी का आशीर्वाद आया तो पुत्र जी ने अपनी तरीके से डिकोड किया उसको कि ये जो सोनम वांगचुक जी है, इसकी अगर यहाँ पे हत्या हो जाती है तो उसके जिम्मेदार दीपके जी होंगे, क्योंकि दीपके जी ने इनको बैठाया है, इनको उकसाया है। आपको दिहाड़ी तिहाड़ी सारी चीज़ पता है उनको। मैं ये सब बोलना नहीं चाहता कुछ भी इस तरह के। रीढ़ की हड्डी बची नहीं है, देयर इज नो स्पाइन। ज़मीर इतना गल गया है, मर गया नहीं, गल गया है, धीरे धीरे सिकुड़ रहा है, सड़ रहा है कि वो कोई जायज़ बात को भी नाजायज़ ठहराने में बिल्कुल संकोच नहीं कर सकते। वॉशिंग मशीन, कमल छाप, डिटर्जेंट पाउडर, ये सब बेच के उनका काम चल जाता है, तो वो क्यों करेंगे। अरे भले आदमी, एक बार उनके घर के किसी आदमी से बात करके देख। मैंने करके देखी है। मैं लिटरली रोने लग गया था वहाँ पे। तो जब वो स्टोरी बताने लगे तो दीप के रोने लग गया, पीछे आ गया। हम यहीं बैठे थे जहाँ हम अभी इंटरव्यू कर रहे हैं, तो मेरे दोस्त ने कहा कि वो रो रहे हैं। मैं भाग के गया। और तुम एक ट्वीट नहीं कर पा रहे हो, एक बात नहीं कर पा रहे हो, और फिर आप अपनी पापाओं की बात को जस्टिफाई करने के लिए ये कह रहे हो कि दीप के उनको मरवाने के लिए बैठे हैं वहाँ पे। अरे एक शब्द बोलो ना सरकार को, एक शब्द। अगर आपकी रीढ़ की हड्डी बची हुई है, आप में कुछ है, लिखित में कह रहा हूँ, आपने जो मर्जी कमा लिया होगा, लेकिन आपका नाम ट्रेटर्स में लिखा जाएगा। नमस्कार, मैं DS गौतम और आप देख रहे हैं HNP न्यूज़। आपने देखा है कि हम इस आंदोलन को शुरू से कवर कर रहे हैं और हर वो खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जो मेनस्ट्रीम मीडिया इस आंदोलन को सही से नहीं दिखा रही है। कहीं ना कहीं वो इस पूरे आंदोलन से दूर है या फिर इसकी आलोचना करने में जुटी हुई है। और वहीं अगर हम बात करें तो 20 तारीख को लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान है कि जंतर मंतर से संसद तक मार्च किया जाएगा। लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो सोनम वांगचुक जी हैं, वो जो भूख हड़ताल पर बैठे, उनकी दिन प्रतिदिन तबीयत ख़राब होती जा रही है। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं बॉलीवुड के एक्टर सुधीर सांगवान जी। आपको पहले तो हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू। इस आंदोलन को आप होस्ट कर रहे हैं शुरू से, कैसा देख रहे हैं इस पूरे आंदोलन को? पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे। मुझे लगा कि ये सवाल आप मुझसे नहीं पूछोगे। 24-25 दिन से आज हो गए हैं और पूरे आंदोलन को जैसे हम देख रहे हैं बैठ के, और एक मैं अपनी नज़र से देख रहा हूँ जब मैं होस्ट कर रहा हूँ, तो दोनों में फ़र्क है। जब मैं कल बैठ के देख रहा था भीड़ में, तो मुझे पता चला कि कितना रंगीन है ये आंदोलन। छोटे छोटे बच्चे बैठ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं वहाँ पे, अपने डपली बजा रहे हैं, अपना राग बजा रहे हैं। कोई गिटारिस्ट है, एक छोटी सी बच्ची है, वो सबको एंटरटेन कर रही है। रात के 12 बजे तक बच्चे ऐसे घूम रहे हैं। वो एक अलग आंदोलन है, एक आंदोलन जो हम अंदर से देख रहे हैं। जब मैं स्टेज होस्ट करता हूँ तो मुझे सबकी व्याकुल आंखें दिखती हैं, फिर चमकते हुए चेहरे दिखते हैं। कई लोगों के चेहरे पे दिखता है एक होप, उम्मीद, आशा कि देश बदलने वाला है, जैसे हमने 2011 में देखा था अन्ना आंदोलन के टाइम पे। तो अलग अलग रंग हैं आंदोलन के जो मैं रोज़ देख पा रहा हूँ। एक आंदोलन का रंग जो अभी है, 18वां दिन है सोनम सर के अनशन का, और तब मैंने देखा कि अब कुछ अलग तरह का युवा, अलग तरह की उम्मीद, गुस्सा है अभी लोगों में। और गुस्सा इतना है कि उनके सामने सरकार तो बहुत बड़ी चीज़ है, उनके सामने सरकार अगर कोई पत्थर की चीज़ होती है तो तोड़ देते हैं उसको, इतना गुस्सा है। अब कह रहे हैं कि कितने इनसेन कैसे हो सकती है सरकारें, गवर्नमेंट इतनी पागल कैसे हो सकती हैं कि एक सोनम वांगचुक जैसा साइंटिस्ट और शिक्षाविद, नोबेल लॉरिएट आदमी, जिसको पूरे विश्व में इतने सम्मान मिले हैं, रमन मैग्सेसे अवार्ड उनको मिला है, ग्लोबल एग्रीकल्चर अवार्ड्स उनके मिले हैं,
क्या नहीं दिया हमारे देश को, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, उनके लिए इनसेंसिटिव कैसे हो सकती है? तो वो जब देखता हूँ तो मैं लोगों की नज़रों में देखता हूँ कि कितना प्यार है उनके लिए, और वो कह रहे हैं कि बस एक बार सोनम सर को देखने दो, या एक बार सोनम सर से पैर छुया हूँ मैं सोनम सर के लिए कुछ लेके आया हूँ, मैं सोनम सर को लिख के कुछ देना चाहता हूँ। बुक्स कितनी सारी इकट्ठी हो गई हैं, फ्लावर्स कितने सारे इकट्ठे हो गए हैं, हर किसी का मैसेज आता है मेरे पास। पर्सनली मेरे लोगों के जो आर्टिस्ट लॉबी है उनके मैसेज आए हैं। लेकिन सर एक इतना अच्छा कैरियर बॉलीवुड का, आप किसान आंदोलन में भी एक्टिव रहे, अब इस पूरे आंदोलन को, इस प्रोटेस्ट को, जो बच्चों की आवाज़ बने हैं आप भी, और जिस तरह से इस पूरे आंदोलन में जिस तरह की भूमिका रही है, ये एक तरह से देखा जाए तो हर किसी के बस की बात नहीं। हर किसी को डर रहता है मेरा कैरियर है, मैं बोलूँगा तो कहीं ना कहीं मुझे फिल्म मिलना बंद हो जाएंगी, वेब सीरीज मिलना बंद हो जाएंगी, तो कहीं ना कहीं लोगों में डर होता है। लेकिन आपके अंदर वो चीज़ नहीं दिखी है, मैंने ये चीज़ नोटिस की है शुरू से। मैंने वो मार दिया है, मैंने वो ख़त्म कर दिया है अपने अंदर का डर। मैं पहले दिन ही, देखो इसका एक तरीका होता है, अगर आप कोई आवाज़ उठाना चाहते हो किसी के साथ, किसी के खिलाफ, तो सबसे पहले अंदर का आपको डर मारना पड़ेगा, डर ख़त्म करना पड़ेगा, और उसका एक प्रोसेस है। आपसे जो चीज़ सबसे ज़्यादा छूट सकती है, जो सबसे बड़ा नुकसान हो सकता है, उसको बैठ के एक दिन सोचिए कि मेरा सबसे बड़ा नुकसान इससे क्या हो सकता है। और मैंने सोच लिया कि मुझे फिल्म नहीं मिलेंगी, मेरा करियर नहीं चलेगा सिनेमा में, यही हो सकता है। इट्स ओके, मेरे पास और बहुत सारी चीज़ें करने के लिए। देखो मैं तब पैदा हुआ था ना, तब से फिल्म कर रहा हूँ, और न ही मेरा पहला प्रोफाइल है जो मैं आज कर रहा हूँ। मतलब ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए, ज़मीन से जुड़े हुए, कहते हैं ना यूपी हरियाणा पंजाब में कि हम ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, तो ये एक दिखता है। हाँ, ये हम अपने, ये हमारे ब्लड से है। हाँ। ये इनहेरेंट है कि ये हमें सदियों से, पुश्तों से, हमारे माँ बाप और हमारे कल्चर से मिला है। हम बहुत बार अगर कोई बहुत ज़्यादा तंग करने लग जाए ना, तो हम किसी भी बंदे को हट इतना कह के ही छोड़ देते हैं कि इसमें बात ख़त्म हो गई, इससे आगे कुछ नहीं करना। तो हमें ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है इन सब चीज़ों से। ले जाओ तुम्हारे लश्कर, ले जाओ तुम्हारी सारी दौलत, हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन हम अपनी अगर आ गए जुबान पे, तो जुबान से नहीं फिरेंगे। तो वो जुबान वाली बात है, एक बार सोच लिया हमने क्या बड़ा नुकसान कर सकते हैं लोग, उसके बाद डर खत्म हो गया कि यही कर सकते हैं ना, इससे ज़्यादा क्या करेंगे। दूसरा ये कि जेल वेल डाल देंगे इधर उधर करके, क्या हो जाएगा। और लोगों को डाला है इसमें, हाँ डाल देंगे, क्या हो जाएगा, ये इतना ही तो होगा। तो वो सब चीज़ें सोच के पहले अपना अंदर का डर ख़त्म किया। डर के अलावा एक चीज़ और मुझे समझ में आई, वो समझ में आई कि जो मेरा सपना था, हमेशा से मेरा है कि कभी मुझे मौका मिले तो मैं शिक्षा की बेहतरी के लिए कुछ कर पाऊँ। ये इम्पोर्टेंट है। मैं जब से पढ़ के बचपन से यहाँ तक पहुँचा हूँ, तब से मुझे ये चीज़ें बहुत कचूट के खा रही हैं। अब मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं तो मुझे और कचूट रही हैं। मैं उस एजुकेशन सिस्टम से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता, बिल्कुल ताल्लुकात नहीं रखता जो आज चल रहा है। मैं बहुत मजबूर हूँ, मैंने मेरे बच्चों को मुझे वहाँ पढ़ाना पड़ रहा है, और मोटी फीस देनी पड़ रही है। इसलिए कि मैं सक्षम हूँ, इसलिए नहीं। मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट स्कूल क्यों नहीं कर पा रहे हैं ये चीज़ें। 1 लाख से ऊपर गवर्नमेंट स्कूल आपने बंद कर दिए, हर दिन 25 स्कूल बंद हो रहे हैं। टीचर्स की हालत ख़राब है। मेरे हरियाणा में 1000 स्कूल बंद हो चुके हैं। 90% स्कूलों में हेडमास्टर नहीं है परमानेंट। तो ये सब चीज़ें कचोटती हैं, ये सब चीज़ें आगे लेके जाती हैं। मुझे मेरे बच्चों के लिए वो करियर दिखता है। मैं नहीं चाहता जो नीट के बच्चों ने किया और कोई करे। तो मुझे सबसे बड़ा शिक्षा करती है। शिक्षा के लिए मुझे कभी भी कुछ करना पड़ा मैं करूँगा। लेकिन हम बहुत सारी बातें तो करते हैं कि हम शिक्षा पे बात करते हैं, लेकिन सरकार इसी सवाल से डरती है कि शिक्षा, क्योंकि शिक्षा सवालों को जन्म देती है। शिक्षा सिर्फ सवालों को जन्म नहीं देती सर। इस देश की जो माली हालत है, इस देश की कह रहा हूँ मैं, किसी एक वर्ग की नहीं कह रहा। इस देश की जो माली हालत है, वो 2 ही चीज़ सुधार सकते हैं, सिर्फ 2, जो हमें मौलिक अधिकारों में मिली है। शिक्षा हमें फ्री मिली है, मौलिक अधिकार में, फंडामेंटल राइट्स है। एजुकेशन और हेल्थ अगर आपको फ्री मिल गया इस देश में, और वो क्वालिटी मिल गया,
का नेता का बच्चा और राष्ट्रपति का बच्चा, सबका बच्चा और मेरा बच्चा और गरीब का बच्चा, सबका बच्चा एक ही जगह पढ़ रहा है अगर वो राइट मिल गया। और हेल्थ, मैदानता में मैं भी 10 रुपये में इलाज करा रहा हूँ और नेता भी वो करा रहा है। अगर मुझे जो 2 चीज़ सही मिल गई इस देश में तो मुझे क्या पड़ी है। मैं कोई भी हूँ, मैं उस जवान का पक्ष ले रहा हूँ, उस पुलिस वाले का पक्ष ले रहा हूँ, डॉक्टर का पक्ष ले रहा हूँ, उस हर कर्मचारी का पक्ष ले रहा हूँ जिनको रिश्वत लेनी पड़ती है। क्यों लेना है रिश्वत उनको? क्या करेंगे? बच्चों की पढ़ाई आपकी फ्री में हो रही है, हेल्थ आपकी फ्री में हो रही है। देश में वही सबसे ज़्यादा दुर्दशा, 2 ही तो चीज़ों की दुर्दशा है देश में। अब का सिस्टम ये है कि मिडिल क्लास आ गया उस मार में। पहले मिडिल क्लास को लगता था कि तू उस मार से बाहर है। 50,000 70,000 रुपये कमाने वाला आदमी किसी भी मेट्रो सिटी और नज़दीक के शहर में नहीं रह सकता। अगर वो सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाएगा तो उसका समाज उसको ताना देता है कि तेरे हाथ टिके हुए हैं, तू सरकारी स्कूल में पढ़ा रहा है। अगर वो प्राइवेट में पढ़ाएगा तो 15,000 रुपये महीने की फीस। अरे वो कहाँ से अफोर्ड करेगा उस चीज़ को? नहीं करेगा। 2 बच्चे होंगे तो उसको हर महीने कर्जा लगेगा 10,000 रुपये। सही बात है, ये तो है ही है। तो मिडिल क्लास, जिसको लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास बोल रहे हो, उसकी ये हालत है। अब आंकड़े से बताता हूँ मैं आपको। 70,000 रुपये कमाने वाला आदमी किसी भी मेट्रो में रह नहीं सकता, एक चीज़। दूसरा आंकड़ा ये है कि इस देश में 41-41,000 रुपये कमाने वाला आदमी पहले 10% में शामिल है जी। 90% जनता उससे नीचे रह गई। जो आदमी महीने की 40,000 कमाता है वो इस देश का 10% है, और जो देश का 10% है वो शहर में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। तो कौन सा देश में जी रहे हैं? और फिर देश कौन सा है जो 3 ट्रिलियन इकोनॉमी, जो 5 ट्रिलियन होने वाला है, बात कर रहे हैं, जो होने वाला है, जो कह रहे हैं, जो इतनी बड़ी इकोनॉमी जिसका 10% का जो आदमी है, पहले 10% का, वो अपने बच्चों को किसी शहर में रख के पढ़ा ही नहीं सकता, तो हम कौन से देश में हैं? मुझे तो नहीं लगता हम किसी भी विकासशील देश में भी हैं। विकासशील जो विकसित होने जा रहा है, कहाँ सपने देख रहे हो भाई? पहला 1% पूरे देश को कंट्रोल कर रहा है, पूरे देश की इकोनॉमी को कंट्रोल कर रहा है, पूरे देश के संसाधनों को वो खा रहा है। वो हमारे ऊपर राज भी कर रहा है, हमें एंजॉय भी कर रहा है, और हमें घसीट भी रहा है, हमें मार भी रहा है, अपने तरीके से चला भी रहा है, और हम यहाँ बैठ के देख रहे हैं। कैसे देश में रह रहे हैं हम? जो लोग, मेरे दोस्त, मेरे बहुत सारे दोस्त बाहर देशों में हैं, मैं उनसे पूछता हूँ और फिर मजाक वो आना नहीं चाहते हैं। मैं पूछता हूँ उनसे, तो मैं कहता हूँ मजाक अरे इंडिया सही है भाई, ये देश अपना है, अच्छा रहेगा। लेकिन मेरा मन ही जानता है मैं उनको ये बोलने के बाद क्या सोचता हूँ। जब उनकी बातें सुनता हूँ कि वहाँ पे ये है, वहाँ पे लॉ एंड इमोशंस ऐसे हैं, आदमी को आदमी समझते हैं, ऐसे कानून है वहाँ पे। और शिक्षा की बात करें तो शिक्षा पूरी तरह से तबाह हो रही है। शिक्षा पे बात की जाती है लेकिन शिक्षा, उस तरह की क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रही है। तो ये सरकार के तो पहले प्रिंसिपल हैं काम करने के, लेकिन उन्हीं पे काम नहीं हो रहा है। देखो, सिर्फ शिक्षा पे काम कर लें, सिर्फ एक मुद्दा शिक्षा पे अगर काम कर लें तो फिर ऐसे लोग भी सरकार में नहीं आएंगे जो सोया भी आए हुए हैं। शिक्षा की जो संकीर्णता है, जिस तरह की शिक्षा हमने पढ़ी है, जो किताबों में हमने पढ़ी है, एकेडमिक्स हमने जो किए हैं, वो हमारे देश की मोरल वैल्यूज़ को नहीं बढ़ा रहे हैं। वो हमारी स्किलफुल इंडिया को नहीं उत्पन्न कर रहे हैं, पैदा कर रहे हैं। अगर स्किलफुल एजुकेशन नहीं है और उसके साथ वो मोरल भी नहीं है, तो फिर एजुकेशन का क्या लेना देना है उस सिस्टम से? ना तो आपको स्किल मिल रही है, ना आपको मोरल ग्राउंड पे आप आत्मसात नहीं कर पा रहे हो, ईमानदारी आपके अंदर नहीं आ रही है, सिविक सेंस हमारे देश में जीरो हो गई है। तो वो किस लिए? क्योंकि आपको शिक्षा नहीं मिल रही है। शिक्षा का मतलब 4 किताबें देखने से, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, ये लैंग्वेज सीख लेने से, या फिर मोर तोते की कहानियाँ पढ़ लेने से, या मैथ के 4 फॉर्मूले हल करने से शिक्षा थोड़ी है। क्या मकसद क्या है उसका? तो वो सब चीज़ें कुचेड़ती हैं और इस देश में तबाही है, त्राहिमाम है। इस सरकार में वो और ज़्यादा है, और कितनी ज़्यादा है ये आप देख सकते हो। यहाँ पे हमारे पास 8,600 के आसपास ऐसी एप्लीकेशन आई हैं जो बच्चों ने यहाँ से रेलिंग के पास खड़े होकर दी हैं हमें। बच्चों ने क्या, बड़े बड़े लोगों ने, किसी का हाथ रेप हो गया, किसी का हाथ बलात्कार कुछ हो गया है, किसी के बच्चे को गर्दन से काट दिया है, कोई कह रहा है कुछ है, कोई कह रहा है मैं 1300 किलोमीटर चल के आया हूँ, मेरी बात नहीं सुनी जा रही। ऐसी उनको लगता है कि यहाँ पे हमारी बात सुनी जाएगी। हम कौन हैं? हम कौन हैं? एक उम्मीद से आते हैं कि कोई तो आवाज़ उठाए। हमें लगता है कि
यहाँ पे अगर मेरे पास कोई पावर होती यहाँ पे बैठ के, तो ऐसा कोई मंच लगना चाहिए जहाँ पे लोग आए और पब्लिक डीलिंग ऐसे मंच से होने चाहिए, पब्लिक डीलिंग। लेकिन ये तो काम सरकार के है, वही हो नहीं रहे। अरे बस पूछो मत, रोना आता है रोज़ की रोज़ बैठ के यहाँ पे। ऐसे लोगों को देखते हैं कि इतनी उम्मीद से हमें देखते हैं आके यहाँ पे, जैसे हम कुछ जादू की मंत्र लगा देंगे, छू कर देंगे। हमने यहाँ पे कितने सारे लोगों को बैठाया कि उस थाने में मेल करो, उसमें ये करो, कितना करें हम। ये सरकारों के काम है, एडमिनिस्ट्रेशन के काम है, लेकिन तंग उनसे होके हमारे पास आ रहे हैं लोग। तो बहुत बुरा हाल है इस देश में। सीरियसली सोनम सर बैठे हैं, मैं तो कहूँगा सर ये देश है नहीं उस लायक, लेकिन शायद कोई उम्मीद है इन लोगों को, इन बच्चों को। लेकिन सुधीर सर, एक चीज़ है, जो काम मीडिया का होना चाहिए था, सवाल करना सरकार से, वही मीडिया हमारे देश का 157 की रैंक पे खिसक चुका है। वो सवाल विपक्ष से पूछता है या फिर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप जैसे यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बच्चों की आवाज़ उठा रहे हैं, वो उन्हीं को दोषी ठहराता है। मीडिया तो मीडिया है ही नहीं ना। आपने कहा 157 आउट ऑफ 186, नॉट 216, और 157 अगर रैंक 186 में से है तो मीडिया क्या हो गया आपके, बचा तो नहीं है। कुछ ले देखिए, 1-2 इंग्लिश के चैनल होंगे जो एक आधी चीज़ आंकड़ों में ठीक दिखा देते होंगे बस, और कुछ नहीं है उनके पास। रेस्ट ऑफ तो वो हमारे भाई साहब है, मेरे नाम राशि हैं, वो मैं देख रहा था, मैं अन्ना आंदोलन में भी था, तो वहाँ पे कैसे स्टेज पे उछल के वो कवर करते थे, कूद के सारे, और तब उनको कोई एंटी नेशनल नहीं दिखता था। अन्ना आंदोलन के टाइम पे सब देशभक्त लग रहे थे। और ये आज ऐसी खतरनाक स्टेटमेंट वो दे रहे हैं। एक तो उन्होंने कवर नहीं किया, आज जब उनको लगा कि सोनम सर की तबीयत ज़्यादा खराब है और देश में उबाल आने लगा, तो पापा जी ने बोला उनको, पापा जी ने कहा कि पुत्र क्या कर रहे हो आप ऐसे खाली चुप नहीं बैठ सकते। कह रहे जी हम तो जा ही नहीं रहे वहाँ पे जंतर मंतर पे। बोला जी आप जा नहीं रहे हो पुत्र, लेकिन यहाँ बैठ के कुछ बनाओ अपनी तरीके से। तो पापा जी का आशीर्वाद आया, तो पुत्र जी ने अपनी तरीके से डिकोड किया उसको कि ये जो सोनम वांगचुक जी है, इसकी अगर यहाँ पे हत्या हो जाती है तो उसके जिम्मेदार दीपके जी होंगे, क्योंकि दीपके जी ने इनको बैठाया है, इनको उकसाया है। अरे भले आदमी, इस देश को सब पता है ना, इस देश को ये भी पता है कि आपकी चाटुकारिता क्या चल रही है, आपको दिहाड़ी तिहाड़ी सारी चीज़ पता है उनको। मैं ये सब बोलना नहीं चाहता कुछ भी इस तरह के, लेकिन रीढ़ की हड्डी बची नहीं है, देयर इज़ नो स्पाइन, और हर चीज़ पैसा लग रहा है, और पैसे के साथ साथ ज़मीर इतना गल गया है, मर गया नहीं, गल गया है, धीरे धीरे सिकुड़ रहा है, सड़ रहा है, कि वो कोई जायज़ बात को भी नाजायज़ ठहराने में बिल्कुल संकोच नहीं कर सकते। उन्हीं के साथी हैं अमीश देवगन, या देखा जाए तो मीडिया में अभी कुछ पत्रकारों ने लगातार, जो अक्सर का नाम दिया जाता है, मैं बोलता नहीं हूँ, गोदी मीडिया, उनके लगातार को जो पत्रकार हैं, उन्होंने एक ही सेम ट्वीट किया है जो कई पत्रकारों ने लगातार, जैसे चाहे सुधीर चौधरी हो गए, अमीश देवगन हो गए, और भी बहुत सारे। तो क्या एक सेम ट्वीट हर व्यक्ति कैसे कर सकता है? उतनी समझ नहीं है ना उनको, तो पीछे से आया है, बाबूजियों ने भेजा है उनको कि ये करना है आपको, लेकिन उनको इतनी समझ भी नहीं है कि सेम कर दोगे तो लोग पहचान जाएंगे कि सेम ही कर रहे हो। उतनी समझ नहीं है उनमें। अच्छा, उनको समझ लेने भी क्यों है? बैठे बैठाए फ्री में वहीं पे जय मेलोडी करके, जय झालमुड़ी करके, वॉशिंग मशीन, कमल छाप, डिटर्जेंट पाउडर, ये सब बेच के उनका काम चल जाता है, तो वो क्यों करेंगे? किसी व्यक्ति की जिसको पूरा देश सम्मान कर रहा है, कोई व्यक्ति जो अब्दुल कलाम जी के बाद, गांधी जी के बाद सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला आदमी है इस देश का, वो व्यक्ति अनशन पे बैठा है। और किस लिए बैठा है? इन बच्चों को न्याय दिलाने के लिए। 20 बच्चे जो चले गए हैं नीट की परीक्षा के बाद, अरे भले आदमी, एक बार उनके घर के किसी आदमी से बात करके देख, मैंने करके देखी है, मैं लिटरली रोने लग गया था वहाँ पे। कहान पटेल के पापा यहाँ पे आए थे और सोनम सर को अपनी स्टोरी बता रहे थे अपने बेटे की। वो अंध भगत थे, वो कह रहे थे मैं बहुत बड़ा अंध भगत था। बाद में मेरे को मिले वहाँ पे क्राउड में वो, तो जब वो स्टोरी बताने लगे तो दीप के रोने लगे, यहाँ पीछे आ गया। हम यहीं बैठे थे जहाँ हम अभी इंटरव्यू कर रहे हैं, तो मेरे दोस्त ने कहा कि वो रो रहे हैं। मैं भाग के गया, तो बात क्या हुई भैया? कह रहे वो
कान के पिताजी आए हैं, मैं समझ गया कि उन्होंने बताया होगा। जब एक आदमी पचा नहीं पा रहा है अपने अंदर कि उनके साथ, उनके बेटे के साथ हुआ, लेकिन सुन नहीं पा रहे हो तुम वो सब कहानियाँ, और तुम एक ट्वीट नहीं कर पा रहे हो, एक बात नहीं कर पा रहे हो, और फिर आप अपनी पापाओं की बात को जस्टिफाई करने के लिए ये कह रहे हो कि दीप के उनको मरवाने के लिए बैठे हैं वहाँ पे। अरे एक शब्द बोलो ना सरकार को, एक शब्द। अगर आपकी रीढ़ की हड्डी बची हुई है, आप में कुछ है और आप इस देश के वासी हो और आपने ये सोच लिया है कि कुछ भी हो जाए एक शब्द तो बोलूँगा, तो एक शब्द बोलो सरकार को कि जाओ उस आदमी के पास और जाके जो मर्जी बोलो। आप उस आदमी के पास जाके ये बोलो कि हम आपका अनशन नहीं तुड़वाएंगे, आप गलत बैठे हो। आप कुछ भी बोलो जाके, बात करने आओ। कोई आदमी सिर्फ आ ही जाए, हम तो इसी के लिए बैठे हैं, आ भी जाए बस। यहाँ पे आरोप लगा रहे हैं। आरोप क्या यार, ये क्या बातें कर रहे हैं? मतलब देश देख रहा है आप लोगों को, ये पुश्तें याद करेंगी आपको। और जो ट्रेटर्स हैं जिसको हम जयचंद बोलते हैं, उन ट्रेटर्स की जगह आपका नाम लिखा जाएगा। मैं ये रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ, लिखित में कह रहा हूँ। आपने जो मर्जी कमा लिया होगा, लेकिन आपका नाम ट्रेटर्स में लिखा जाएगा। अभी तक के आंदोलनों में सबसे बड़ा आंदोलन मतलब देखा जाएगा भूख हड़ताल, 18 दिन हो गए। इससे लंबे आंदोलन भूख हड़ताल के 1-2 ही चले हैं देखा जाए तो। कैसे देख रहे हैं? तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ रही है, सरकार की तरफ से कोई डेलीगेशन नहीं आ रहा है कि सरकार एक लाइन नहीं लिख रही है, डेलीगेशन तो बहुत दूर की बात है। मैं उन पत्रकार को कह के यही तो बात कह रहा था सरकार को बोलो कि सिर्फ आके हम मना कर दें कि हम आपको कुछ नहीं देंगे, आप आ तो जाइए। आप इतने बेशरम हो गए हैं, आपसे 2 किलोमीटर दूर पे धरना है, पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, पूरे सोशल मीडिया पे एक ही वर्ड चल रहा है, सोनम वांगचुक, और आपका कोई प्रतिनिधि यहाँ पे नहीं आ रहा है। आपकी सरकार में से छोटे से छोटा एक चपड़ासी से लेकर प्रधानमंत्री तक के बीच के चैनल में कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो यहाँ पे आके बात करेगा। 18 दिन हो गए हैं, 18 दिन में सर की तबीयत, सोनम सर की बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। अभी आंखें खुली रह जाती हैं, बड़बड़ाने लग जाते हैं, होठ बजने लग जाते हैं, कुछ भी इस तरह से। मैं स्कैरी है, बहुत ज़्यादा स्कैरी, डरावना है। मैं कई बार डर लगने लग जाता है मुझे। हमने भी खुद बोला सर देख लीजिए, ये तो नहीं सुनेंगे, गंदे लोग हैं, हम लड़ेंगे, रोडों पे चलेंगे, मार खाएंगे, लाठी खाएंगे, लेकिन लड़ेंगे। आप चाहो तो छोड़ सकते हो। कह रहा है कि दोबारा मत कहना, मेरे अपने उसूल हैं, अपने तरीके के, मैंने बहुत सोच समझ के अनशन किया है। अगर आप कर सकते हो तो मेरे लिए ये करो, देश को आह्वान करो, मेरे साथ आए, आपके साथ आए, इस मुद्दे पर सरकार को लिखे, सरकार को घेरे, सरकार से बातें करें। अगर ये कर सकते हो तो करो, इससे ज़्यादा मेरे लिए कुछ मत करो। मैं मर जाऊंगा, मैं यही रहूँगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन चीज़ से, लेकिन मैं अपने उसूलों का आदमी हूँ, अपने उसूलों पर रहूँगा। लेकिन सर एक और सवाल है, जब इतना सब कुछ हो रहा है, एक इस्तीफा क्या बच्चों की जान से ज़्यादा मायने रखता है हमारे देश के अंदर? इनके लिए रखता है ना, इनके लिए रखता है। बिना रीढ़ की हड्डी के लोग हैं, बिना जुबान के लोग हैं, एक इस्तीफे की बात कर रहे हो आप? हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने 12 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। आप 100% पीआर के साथ कैसे रह सकते हो? 100% पीआर। थोड़ी बहुत आपको लगता है कि इतनी पीआर चलेगी, भाई पीआर ठीक है, आज के सिस्टम में आप इलेक्शन लड़ते हो, आपकी मार्केटिंग एजेंसी हैं, पीआर हैं, आपको बताती हैं आपको ये करना है, ये लिखना है, ये बोलना है। पूरे 12 साल में अगर आप एक लाइन अपने से नहीं बोल पाते, झालमुड़ी आपको बताया गया है, मेलोडी आपको बताया गया है, जो आपको बोला गया सब कुछ बताया गया है, आप हाय हेलो किसी शादी विवाह में भी अपने आप से नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप कौन सी रीढ़ की हड्डी की बात कर रहे हैं? तो ऑस्ट्रेलिया में बोला ना कि भारत एक कहते हैं ग्रामीण देश है, इसीलिए वो सीधे मंच से भाषण देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो किसने बोला? वो किसने बोला? के साथ जो थे। देखो, हमें शर्म आनी चाहिए कि हमारे देश के इतने बड़े ब्यूरोक्रेट्स, एटलीस्ट हम मानते हैं कि उनकी तो कुछ इज्जत होगी, तो एटलीस्ट हमारे देश की तो कोई इज्जत होगी, उसकी रख लीजिए। आप किसी व्यक्ति के लिए, उनके चंद चाटुकार शब्दों के लिए आप हमारे देश को क्यों नीचा दिखा रहे हैं, क्यों गिरा रहे हैं भाई? आप बोल रहे हो कि हमारे प्रधानमंत्री जी इसलिए नहीं करते प्रेस कॉन्फ्रेंस कि हमारे गांव का आदमी वो मन की बात सुनता है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बोला उसको समझ नहीं पाता।
अरे भाई, आप ये स्टेटमेंट देके दुनिया तो समझ रही है। सिर्फ आपके चंद लोगों से आंख बंद करने से बिल्ली कबूतर के पास से चली थोड़ी जाएगी। कबूतर वहीं बैठा रहेगा, बिल्ली भी उसके पास ही बैठी है, देख रही है उसको, आंख बंद करने से गई नहीं है वो। आपको लगता है आपकी आंख बंद कर लेने से बाकी लोग देखेंगे नहीं आपको? पूरी दुनिया का मीडिया हंस रहा है आपके ऊपर, मजाक बन रहा है। बड़ा मजाक बन रहा है कि एक देश का ब्यूरोक्रेट्स क्या क्या कह रहा है। बस नहीं है। एक सवाल और है, 20 तारीख की आपकी तैयारी है, जंतर मंतर से संसद जिस दिन खुलेगा, जिस दिन संसद का मानसून सत्र चालू होगा, तो उस दिन आप जंतर मंतर से संसद के लिए मार्च करेंगे, तो क्या तैयारी है? पुलिस तो अक्सर कर देखते हैं आपके, कोई भी यहाँ से जहाँ थोड़ी दूर से आगे नहीं जाने देती है, तो क्या पॉसिबिलिटी है? पॉसिबिलिटी मैं आपको आंख में आंख डाल के बता देना चाहता हूँ, मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे युवा लोगों, मेरे किसान भाइयों और इस देश का सैनिक, इस देश की पुलिस, इस देश का डॉक्टर, आप जिस भी वर्ग श्रेणी से आते हो, जिस भी जाति से आते हो, आप एक बार सुबह उठ के सोनम सर की आंखों में आंखें डालना, उनकी वीडियो देख के आपको समझ में आ जाएगा कि आप किस देश में रह रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आज भी न्याय की कुर्सी पर थोड़ा बहुत भी एक तबका बचा हुआ है, थोड़ा बहुत भी इस ताबूत में कील ठोकने लायक बची हुई है, तो आप उठिए अपने घर से, 20 तारीख को हमारे साथ आइए। जब आप लोग हमारे साथ आएंगे, इस देश की सड़कें भर जाएंगी, तो आपको और मुझको ये सवाल जो भाई साहब ने पूछा, ये सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नहीं इसका जवाब देने की ज़रूरत पड़ेगी। जवाब आप रोड पे दे सकते हो, रोड पे आके आप बैठोगे, आप चलोगे, तो इस देश की पुलिस व्यवस्था, इस देश की जो आर्मी है, इस देश की जो RAF है, आर्मड फोर्सेस हैं, वो हमारे ही भाई हैं। सबसे ज़्यादा आर्मी में लोग हमने दिए हैं हरियाणा में आज तक, और सबसे ज़्यादा दिल्ली पुलिस में हमने दिए हैं, राजस्थान ने और हमने दिए हैं, तो वो हमारे ही भाई हैं। उनको भी लगेगा कि किस पे लाठियाँ चला रहे हो आप, लेकिन उसके लिए आपको संख्या में आना पड़ेगा। आप अगर सोनम सर से प्यार कर सकते हो, आप अपने बच्चों से प्यार कर सकते हो, आप अब इस शिक्षा व्यवस्था को एक बार सुधारने का कोई मौका देख रहे हो, तो आप आओ, हम संसद चलेंगे। संसद में जितने सांसद हैं, हमारी बात हो रखी है उनसे, हम उनके साथ रहेंगे और अपनी आवाज़ को संसद के पटल पे रखेंगे। उस दिन 70 संसद का चलने देंगे तो इसी मुद्दे पर चलेगा कि इन बच्चों को न्याय कैसे मिलेगा। तो दोस्तों, आपके सवाल का जवाब मैं इसी के माध्यम से देना चाहता हूँ। दोस्तों, एक तो कल, ये वीडियो आज अपलोड हो जाएगा, हाँ। एक तो कल हम एक दिन का अनशन रख रहे हैं। ये कॉल है सोनम सर की, और सोनम सर ने कहा कि कल पूरा देश कल अनशन रखेगा, और अनशन में हम करेंगे क्या, हम खाली प्लेट की एक फ़ोटो उतारेंगे, अपने सोशल मीडिया हैंडल पे कहीं भी उसको डालेंगे कि मैं अनशन पे हूँ, और हैशटैग लगाएंगे आई सपोर्ट सोनम वांगचुक और उसको पोस्ट करेंगे। अगर आप अनशन नहीं रख पा रहे हैं कोई भी व्यक्ति, तो आई सपोर्ट सोनम वांगचुक का आपको मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिए, फ़ोटो पूरा वायरल है इंटरनेट पे, वो डालिए और आई सपोर्ट सोनम वांगचुक डाल के पूरे सोशल मीडिया पे डालिए। ये आपकी तरफ से एक ट्रिब्यूट होगा। और 20 तारीख को, बल्कि 19 को बोलूँगा मैं, 19 से आप आना स्टार्ट कर दीजिए। 20 तारीख को आप ज़रूर जंतर मंतर आइए। जंतर मंतर से हम संसद चलेंगे। हम इस देश की संसद को वो बता देना चाहते हैं कि मैं जिस गांव से आता हूं, मैं किस शहर से आता हूं, मैं किस जगह से आता हूं, किस क्षेत्र से आता हूं, वहां से आकर दिल्ली को मैं बता देना चाहता हूं कि दिल्ली हमसे दूर नहीं है, दिल्ली हमारे पास है, दिल्ली हमने बनाई है। दिल्ली के जो शासक बैठे हैं वो शासक नहीं है, हमारे नौकर हैं, वो हमने चुन के भेजे हैं। तो इससे ज़्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता। धन्यवाद। तो आपने हमारी ये बातचीत देखी कि जो सुधीर सांगवान जी हैं, वो किसी कहते हैं ना कि पहचान के मोहताज नहीं हैं, लेकिन अपना सब कुछ दांव पे लगाकर इस आंदोलन में इन छात्रों की आवाज़ बन रहे हैं। अपना सब कुछ दांव पे लगाकर कि इन बच्चों को आने वाले समय में और परेशानी ना झेलनी पड़े और बच्चे सुसाइड ना करें। इस देश की जो शिक्षा और स्वास्थ्य है, जो बेकार होता जा रहा है, खस्ता हो गया एक तरह से कहें, उसमें सुधार हो। और उसी सुधार के लिए आज यहाँ पर सब लोग, चाहे फिर सोनम वांगचुक जी हों या अभिजीत
दीपके जी हों या फिर सुधीर सांगवान जी हों, सभी और यहाँ पर जितने छात्र हैं, संगठन हैं, सब लोग अपना अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और अपनी आवाज़ रख रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस देश में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो अक्सर का शिक्षा है, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को इंसान बनाने में सबसे बड़ा योगदान रखती है। नहीं तो बाकी आप पता है अंधभक्त कैसे हैं, जिन्हें बिना सिर पैर की बातें करनी होती है, लॉजिक नहीं होता है उनमें। तो खैर जो भी है, आप इस वीडियो को अगर जहाँ तक पहुँच रही है उस वीडियो को, मैसेज को, इसको आज आगे तक शेयर करें। बाकी की खबरों के लिए बनी रही है HNP न्यूज़ के साथ। मैं DS गौतम, धन्यवाद, थैंक यू।